नमस्कार दोस्तों। 15 अगस्त को जब हमारे देश 75th इंडिपेंडेंस डे की खुशियां मना रहे थे, तब उधर अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने काबुल पर कब्जा करके पूरे अफगानिस्तान में अपना कब्जा बना लिया था। देश के प्रेसिडेंट अशरफ गनी देश छोड़कर भाग चुके थे। भागने के कारण उन्होंने ये बताया कि वो खून खराबा नहीं चाहते थे और पिछले प्रेसिडेंट मोहम्मद नजीबुल्लाह की तरह तालिबानियों के हाथों मरना नहीं चाहते थे। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि तालिबान ने ये पहली बार कब्जा नहीं किया अफगानिस्तान पर। 1996 में ये ऐसे ही आज की तरह अपना कब्जा जमाया था और उस टाइम के प्रेसिडेंट मोहम्मद नजीबुल्लाह को चौराहे के बीच सड़क में ट्रैफिक लैंप पोस्ट के साथ फांसी देकर हत्या कर दी थी। अब डिस्कस करते हैं उस मुद्दे पर जो आपने थंबनेल पर देखकर ये वीडियो पे क्लिक किया है। थर्ड वर्ल्ड वॉर। तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा क्या इशारा करते हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर पर? जी, ये तो किसी को पता नहीं है। आने वाला समय ही बता सकते हैं कि आगे क्या होगा, लेकिन इस आशंका को पूरी तरह से उड़ाया भी नहीं जा सकता है। इस चीज को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि अफगानिस्तान के इस घटना पर बाकी देशों का क्या प्रतिक्रिया है, कौन इसके सपोर्ट में है, कौन खिलाफ है और कौन न्यूट्रल है। अमेरिका की प्रतिक्रिया बड़ी दिलचस्प है। 11 सितंबर 2001 में जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था, जिसे 9/11 अटैक के नाम से भी जाना जाता है, उस अटैक के पीछे अल-कायदा लीडर ओसामा बिन लादेन जिम्मेदार है बोल के पता चला और ये भी पता चला कि ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में तालिबान के शरण में छुपे हैं। अमेरिका ने तालिबान से मांग किया कि वो लादेन को उसके हवाले सौंप दे, लेकिन तालिबान ने मना कर दिया और लादेन को प्रोटेक्शन देते रहे। तब जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिका ने 7 अक्टूबर 2001 को अफगानिस्तान पर हवाई हमला किया। नवंबर में करीब 1300 अमेरिका सेना अफगानिस्तान पहुंचे और दिसंबर तक तालिबान को सत्ते से हटा दिया गया। 2009 तक अमेरिका ने अफगानिस्तान पर अपना सेना को बढ़ा के 1 लाख कर दिया था और 2 मई 2011 में पाकिस्तान की अबोताबाद में ओसामा बिन लादेन को मार गिराया। 29 फरवरी 2020 में अमेरिका ने तालिबान के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया और ये कहा गया कि मई 2021 तक अमेरिका सेना को हटा लिया जाएगा। 14 अप्रैल 2021 को अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने घोषणा किया कि 1 मई से सेना को पूरी तरह से वापस बुलाना शुरू कर दिया जाएगा और 1 मई से ही तालिबान ने पहला आक्रमण शुरू कर दिया था अफगानिस्तान में। वो लोग अपने प्लान के मुताबिक पहले ग्रामीण इलाकों में कब्जा जमाया और धीरे धीरे 15 अगस्त तक राजधानी काबुल पर। जो बाइडेन ने ये बयान दिया था कि तालिबान के पास 85,000 सेना है और अफगानिस्तान गवर्नमेंट के पास 3 लाख, तो वो लोग आराम से तालिबान को रोक सकते हैं। उनका टारगेट था 9/11 अटैक का बदला लेना, ओसामा बिन लादेन को मारना, तो उसका मिशन कंप्लीट हो गया, इसलिए वो सेना को वापस बुला रहे हैं। तो ये तो साफ है कि अमेरिका को तालिबान या अफगानिस्तान से कोई भी लेना देना नहीं है। वो अपने मकसद से आए हैं और अपना काम होने के बाद वापस जा रहे हैं। अब आते हैं पड़ोसी देश ईरान पर। अफगानिस्तान से भागे हुए कई सारे अफगानी सैनिकों ईरान में शरण ले रहे हैं। ईरान इस घटना पर अपनी चिंता जताई है। एक बयान में इन्होंने तालिबान से काबुल और हेरत में मौजूद अपने राजनयिकों और कर्मचारियों को सुरक्षा की गारंटी देने की मांग की है। सिया बहुल ईरान सुन्नी तालिबानों को लेकर हमेशा से चिंतित रहे हैं। 1988 में उत्तरी शहर माजारी शरीफ में तालिबान ने एक ईरानी पत्रकार समेत 8 ईरानी राजनयिकों को हत्या कर दी थी। तब ईरान तालिबान पर हमला करने ही वाला था, लेकिन हाल ही में ईरान ने तालिबान के साथ संबंध बेहतर करने की कोशिश की है। जुलाई में ही तालिबान के एक प्रतिनिधिमंडल तेहरान में ईरानी विदेश मंत्री से मिला था। मध्य एशिया की 3 पड़ोसी देश ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान भी इस घटना से काफी प्रभावित हैं। अफगानिस्तान की संकट के वजह से यह शरणार्थियों आते हैं, लेकिन हाल के दिनों में ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शरणार्थियों को लेकर काफी सख्त हुए हैं। वहीं तुर्कमेनिस्तान में तालिबान के साथ संबंध मजबूत करने की कोशिश की है। और एक पड़ोसी देश तुर्की, जो अमेरिका सेना के वापसी के बाद काबुल एयरपोर्ट को संचालन करने का इरादा जाहिर किया था। तुर्की ने कहा था कि वो एयरपोर्ट की सुरक्षा का जिम्मा संभाल लेगा, जबकि तालिबान तुर्की के इरादे से खुश नहीं है। तालिबान ने तुर्की को धमकी देते हुए कहा है कि वो अपनी सेना काबुल एयरपोर्ट पर ना भेजे। तुर्की के पाकिस्तान के साथ नजदीकी संबंध है और पाकिस्तान के तालिबान के साथ। ऐसे में अफगानिस्तान में तुर्की की भूमिका अहम माना जाता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान तालिबान और तुर्की को करीब लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। बात पाकिस्तान की करें तो पाकिस्तान की तालिबान के साथ नजदीकी संबंध है और अमेरिका के साथ डील करने में पाकिस्तान इन रिश्तों को इस्तेमाल करता रहा है। हालांकि तालिबान अपने ऊपर पाकिस्तान की प्रभाव को नकारता है और उसे अपना एक अच्छा पड़ोसी देश मानता है। इससे पहले अफगानिस्तान सरकार ने कई दफा पाकिस्तान पर तालिबान को मदद करने की और अफगानिस्तान के मामले पर दखल देने के आरोप लगाए हैं, जबकि इमरान खान ने आरोप को नकारते हुए कहा है कि अफगानिस्तान में उसका कोई पसंदीदा नहीं है। इस्लामी देशों की बड़ी सुन्नी देश सऊदी अरब ने अफगानिस्तान को लेकर रणनीतिक खामोशी अख्तियार की हुई है। सऊदी अरब की पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के साथ ऐतिहासिक संबंध है। सऊदी अरब ने तालिबान से भी संबंध बनाए हुए हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान के जरिए अफगानिस्तान पर अपना प्रभाव बनाना चाहता है, लेकिन अफगान संकट पर कुछ खुलकर बोल नहीं रहा है। वही यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी अपने आप को मौजूदा अफगानिस्तान संकट से दूर ही रखा है।
अब बात करते हैं कतर की, जो एक छोटा सा मुस्लिम देश है, लेकिन अफगानिस्तान संकट में इसकी बड़ी भूमिका है। तालिबान का राजनीतिक दफ्तर कतर के दोहा में ही है। अमेरिका को सहयोग देश कतर ने अपनी जमीन पर तालिबान को अमेरिका से बातचीत करने के लिए ठिकाना उपलब्ध करवाया और सभी सहूलतें भी दी। 2020 में तालिबान के इस समझौते के तहत ही अमेरिका अफगानिस्तान से अपने सेनाओं को वापस बुला रहे हैं। चाइना और रशिया ने खुलकर समर्थन किया तालिबान को। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनियांग ने कहा है कि चीन अफगानिस्तान के लोगों को अपने भाग्य और भविष्य के फैसला करने की अधिकार का सम्मान करता है। उन्होंने कहा है कि चीन अफगानिस्तान के साथ दोस्ताना सहयोग विकसित करना चाहता है। चीन के विदेश मंत्रालय ने ये भी उम्मीद जताई है कि तालिबान अपने पहले का वादा पूरा करते हुए वह एक खुली और समावेशी सरकार को बातचीत के माध्यम से स्थापित करेगा। चीन को ये भी भरोसा है कि तालिबान जिम्मेदारीपूर्ण काम करते हुए अफगान नागरिकों को और अफगानिस्तान में विदेशी मिशन को सुनिश्चित करेगा। चीन के विदेश मंत्रालय के मुताबिक अफगानिस्तान में मौजूद चीनी नागरिकों को कोई भी खतरा नहीं है, वो वहाँ बिल्कुल सुरक्षित है। हालांकि पिछले दिनों चीन ने अमेरिका और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों के साथ ये फैसला किया था कि वो अफगानिस्तान में बंदूक के सहारे आने वाली किसी भी सरकार को मान्यता नहीं देगी। अब बात करते हैं रशिया की। रशिया के एम्बेसडर दिमित्री ज़िरनोव ने बयान दिया है कि तालिबान ने 24 घंटे के अंदर अफगानिस्तान को पहले के सरकार से ज्यादा सुरक्षित कर दिया है। एक महीना पहले रशिया ने संवाद माध्यम से कहा था कि तालिबान या अफगानिस्तान का वर्तमान सच्चाई है और ये इंडिया को ही तय करना है कि वो अफगानिस्तान के इस मामले में किस हद तक शामिल होना चाहते हैं। अफगानिस्तान में मौजूदा सुरक्षा स्थिति पर पूछे गए सवालों के जवाब में रशियन एम्बेसी ने कहा है कि युद्धग्रस्त देश से अमेरिका को हटने के बाद कोई भी विदेशी शक्ति द्वारा मिलिट्री हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। अब अंत करते हैं हमारे देश इंडिया के बारे में। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा है कि इस वक्त इंडिया का ध्यान अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को सुरक्षित वापसी करने की है और इसी के लिए बाकायदा एयरलिफ्ट किए जा रहे हैं। किसी भी भारतीय को किसी भी तरह की दिक्कत ना आए, ये इस वक्त भारत सरकार की प्राथमिकता है। इंडिया के कई सारे इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट है अफगानिस्तान पर, जैसे कि रोड्स, डैम्स, और तालिबान की तरफ से ये बयान आया है कि इंडिया अपनी इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स पूरा करे क्योंकि वो अफगानिस्तान के जनता के लिए है। उन्होंने ये भी कहा है कि तालिबान नहीं चाहते हैं कि इंडिया काबुल के इंडियन एम्बेसी से अपने नागरिकों को वापस लेके जाए, लेकिन तालिबान ने 15 अगस्त को काबुल पर कब्जा करने के बाद ही पाकिस्तान के रास्ते से इंडिया अफगानिस्तान के सारे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर दिए हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपने एक भाषण में तालिबान के नाम ना लेते हुए कहा है कि जो आतंक के बलबूते पर खड़ा होने वाली शक्तियां हैं, वो चाहे कुछ समय के लिए क्यों ना हावी हो जाए, लेकिन वो कभी भी स्थायी नहीं होता है। वो ज्यादा दिनों तक मानवता को दबाकर नहीं रख सकता है। दोस्तों, पिछली बार जब तालिबान सत्ता में आए थे तो तब सिर्फ पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये 3 देशों ने ही तालिबान को स्वीकार किया था। बाकी कोई भी देशों ने तालिबान को मान्यता नहीं दी थी। लेकिन इस बार चाइना और रशिया भी तालिबान के समर्थन में नजर आ रहा है। इस हालत में अगर पाकिस्तान चाइना और तालिबान के मदद से इंडिया पर अटैक करता है तो इंडिया में युद्ध का माहौल शुरू हो सकता है। अगर अमेरिका इंडिया के सहायता के लिए आगे आता है तो ये भी संभव है कि रशिया भी चाइना और पाकिस्तान के सहयोग देने लगे। इजराइल हमेशा से इंडिया के अच्छे दोस्त रहे हैं, तो ये भी मुमकिन है कि इजराइल इंडिया के सपोर्ट में आ जाए, और अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्लामी देश एकजुट हो सकते हैं और हमारे खिलाफ युद्ध में शामिल भी हो सकते हैं, क्योंकि इजराइल के साथ इन देशों का कभी भी अच्छे संबंध नहीं रहे हैं। इसी तरह ये एक वर्ल्ड वॉर का रूप भी ले सकते हैं, जो कि होगी 3rd वर्ल्ड वॉर। दोस्तों, मेरा इरादा आप लोगों को डराने का नहीं है, ये तो बस एक संभावना है। इसमें कोई शक नहीं है कि हम में से कोई भी किसी प्रकार की युद्ध नहीं चाहते हैं। युद्ध से हम मानवता का नुकसान ही है, पर अगर वर्ल्ड वॉर ना भी हो तो तालिबान से इंडिया को खतरे का आशंका हमेशा लगा रहेगा। जबकि तालिबान आखिर में एक कट्टरवादी आतंकी संगठन ही है, तो इससे इंडिया को हमेशा आतंकी हमलों का डर लगा रहेगा। दोस्तों, इंडिया का एक्शन यहाँ पर क्या होना चाहिए? क्या अफगानिस्तान पर आर्मी भेजना चाहिए तालिबान के खिलाफ? क्या तालिबान पर इनडायरेक्ट जियोपॉलिटिकल प्रेशर बनाना चाहिए? आपका क्या राय है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।